हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार यानी कि डीएनए आरएनए के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम आनुवंशिकता पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो आनुवंशिकता को पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली हैं यानी कुछ शब्द हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना सभी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली के बारे में बात करेंगे। आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली यानी आनुवंशिकता में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, शब्दावली। तो देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन शब्दों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको पढ़ना है डीएनए, तो पिछले लेसन पढ़ ही चुके हैं। गुणसूत्र, जीन, एलील या इन्हीं कहते हैं एलीलोमार, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करी जाएगी। फिर उसके बाद फिर है लक्षण प्रारूप, जिन्हें फिनोटाइप कहते हैं। इनका अंग्रेजी नाम है, लेकिन अंग्रेजी नाम ज़्यादा पूछ रहता है, इसको पढ़ेंगे। फिर दृश्य प्रारूप, जिसे अंग्रेजी में जीनोटाइप कहते हैं, इसको पढ़ेंगे, ये भी जरूरी है, जीनोटाइप। फिर समयुग्मजी, होमोजाइगस, विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस, इनको भी इसी अध्याय में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानना जरूरी है, होते क्या हैं। संकरण, जिसे टेस्ट या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ये भी इसमें हमको पढ़ना है। और फिर इसमें कुछ टॉपिक जैसे कि है पूर्वज संकरण, जिसे कहते हैं, ज्यादा फेमस नाम इसका है बैकक्रॉस। फिर पढ़ेंगे परीक्षार्थ संकरण, जिसका प्रसिद्ध नाम है टेस्ट क्लास। फिर पीढ़ी यानी जनरेशन। ये सब जो भी टॉपिक हैं, इन सबको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी के बारे में क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं गुणसूत्र। तो देखिए, जैसे कोशिका है, कोशिका में होता है केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर ऐसे ऐसे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बड़ा सा दिखाएं तो ऐसे गुणसूत्र दिखता है, अच्छे टाइप का, ये होते हैं गुणसूत्र। अब जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब डीएनए व आरएनए। जैसे इनके परसेंटेज की बात करें तो प्रोटीन का परसेंटेज लगभग 50% होता है, डीएनए लगभग 40% होता है, आरएनए लगभग 10% होता है। तो गुणसूत्र इन्हीं सबसे मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र जैसे हम मानव की बात करें तो मानव की एक कोशिका में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्र होते हैं जिनके बारे में स्ट्रासबर्गर, वाल्डेयर, इन सब ने बताया है। तो ये तो गुणसूत्र है जो कि केंद्रक में उपस्थित होते हैं। अब ये गुणसूत्र पे डीएनए होते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये जान गए हैं गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र पर हमारा वंशागति का आणविक आधार यानी कि डीएनए होता है, ये सबसे मेन बात है, क्योंकि डीएनए ही वंशागति का निर्धारण करता है और डीएनए गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र है। अब बात करते हैं जीन की। जैसे कि गुणसूत्र में देखते हैं गुणसूत्र क्या होता है। जैसे इसमें जो इसे एक लाइन है, इसमें क्या होता है, डीएनए ऐसे ऐसे लिपटे होते हैं। तो एक लिप्टन में इसमें 8 प्रोटीन होते हैं, 4 आगे 4 पीछे, तो 8 प्रोटीन हो जाते हैं। तो जो 8 प्रोटीन होते हैं उनको डीएनए से बांधे रहते हैं, तो डीएनए और आरएनए हो जाते हैं। अब जीन की बात करना हमको, तो जो डीएनए है, डीएनए जैसे हैं तो डीएनए पर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, इन्हीं कहते हैं डी
जीन, तो यही जीन होते हैं। तो जीन जो होते हैं ये वे कारक होते हैं जो वंशागति का निर्धारण सही से करते हैं, क्योंकि हमने बताया क्या डीएनए वंशागति का निर्धारण करता है। तो डीएनए पर ही जीन होते हैं, तो डीएनए करता है तो जीन करता है। तो डीएनए पर छोटे छोटे स्थान होते हैं, उनको जीन पोल कहते हैं। उन्हीं जीन पोल पर ये जीन उपस्थित होते हैं। तो ये जो जीन होते हैं यही होते हैं आनुवंशिक लक्षण, जो कि स्थानांतरित किए जाते हैं। तो जीन को आनुवंशिक लक्षण भी माना जाता है, आनुवंशिक लक्षण ट्रेट्स होते हैं। तो गुणसूत्र समझ गए हैं कि गुणसूत्र कहाँ पर होते हैं। गुणसूत्र केंद्रक के द्विध्रुव में पाए जाते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं, यानी गुणसूत्रों पर डीएनए होते हैं और डीएनए पर जीन होते हैं। ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि गुणसूत्र पर डीएनए और डीएनए पर जीन और जीन पर एलील होते हैं। तो ये क्रम से देखते हैं। जैसे मान ली कोशिका है, अब कोशिका में होता है केंद्रक, केंद्रक में होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र पे होते हैं डीएनए, फिर डीएनए पे होते हैं जीन और जीन पर होते हैं एलील। तो एलील या एलीलोमार्फ जो है वे कारक होते हैं जो कि डीएनए जीन पर पाए जाते हैं। इन कारकों को दर्शाया जाता है अक्षरों के माध्यम से। जैसे भी उदाहरण लेंगे कि जैसे मान लिया कि लंबा पौधा के लिए टाल के लिए कैपिटल टी लिया गया, तो जो कैपिटल टी जो अक्षर है ये अक्षर क्या है, एलील है। यानी कि उन्हीं जीन पर जो अक्षरों को निर्धारित किया जाता है, मतलब जिन अक्षरों से हम वंशागति को दिखाते हैं वो एलील कहलाते हैं। तो तीन बातें क्लियर हो गई। गुणसूत्र होते हैं जीव द्रव्य में, मतलब कि केंद्रक द्रव्य में, उन पर डीएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए पर जीन होते हैं और जीन में एलील होते हैं और एलील को अक्षरों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इनको मिटा के हम आगे के टॉपिक देखते हैं। अब अगला है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो इनको अभी ना पढ़ के पहले हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ही बातें पहले हम बात करते हैं समयुग्मजी विषमयुग्मजी की। तो हमने जो क्रम थोड़ा सही नहीं लिखा है कि कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे कि अब समयुग्मजी क्या होता है, होमोजाइगस। समयुग्मजी मतलब कि जब युग्मकों की संख्या एक जैसी हो। जैसे कि हमने उदाहरण लिया है, एक लंबा पौधा ले लेते हैं, लंबा पौधा, तो लंबा पौधा के लिए कैपिटल टी तो 2 बार की जोड़ा में होता है। एक लेते हैं बौना पौधा, तो बौना पौधा के लिए स्मॉल टी 2 बार। तो ये जो समयुग्मजी क्या, कैपिटल टी समान है, स्मॉल टी ये समान है, या तो दोनों बड़े हों या दोनों छोटे हों, तो ये सम है। इनको कहते हैं समयुग्मजी, यानी कि ऐसे जोड़े जिसमें दोनों युग्मक एक समान है। विषम युग्मजी में सिर्फ हमारी एक छोटा है, बड़ा है, एक छोटा, अभी हो गए विषम युग्मजी। तो ये होते हैं समयुग्मजी विषम युग्मजी। अगर युग्मक एक समान है तो समयुग्मजी होते हैं। अगर युग्मकों के बीच में अंतर है, यानी छोटा बड़ा से आगे अब अंतर हो गया, और तो अलग अलग तरह के युग्मक है तो विषम युग्मजी। इन्हीं में से जो एक लक्षण है ये एलील है, ये जोड़ा हो गया, जोड़ा को हम युग्मक बोल रहे हैं, ये युग्मक हो। तो ये बात क्लियर हो गई कि समयुग्मजी क्या होते हैं, जहां पर युग्मक एक समान होते हैं। विषम युग्मजी में युग्मक अलग अलग होते हैं। जैसे संकरण की बात करते हैं, पीढ़ी की बात करते हैं, अब ये बातें भी यहीं पे हो जाएंगी। जैसे इनके बीच में करवाएंगे संकरण, नहीं जैसे जनन करवाते हैं, अब संकरण करवाएंगे, तो जब संकरण करवाएंगे तो संकलन करवाने के लिए पहले इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे युग्मक जनन होगा, ये कैपिटल टी अलग हुआ, ये कैपिटल टी अलग हो गया। इसका युग्मक जनन करवाएंगे तो स्मॉल टी अलग हुआ, ये स्मॉल टी अलग होगा। ये तो यहाँ पे हुआ है युग्मक जनन, अभी सब युग्मक बने, युग्मक जनन। अब इसके बाद यहाँ पर होना है संकरण, अब संकरण होगा, यानी क्रॉस होना है। तो संकरण क्या है कि संकरण में दो लिंग या फिर दो लिंग के जो युग्मक होते हैं वे आपस में क्रिया करते हैं। तो जब दो प्रकार के युग्मक आपस में क्रिया करते हैं उसे कहते हैं संकरण, यानी एक प्रकार से निषेचन की तरह। तो निषेचन होता है उसमें क्या होता है
युग्मक आपस में मिलते हैं तो उनके केंद्रक मिल जाते हैं। तो वैसे ही संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक आपस में संलयित होते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करके फिर आगे बनाते हैं कोशिका। तो जैसे कि अब कैपिटल टी, पहले इसको उठाया, अब इसका क्लास इससे करवाया, तो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, ये हो गया। फिर इसी का क्लास अब अगले वाले से भी करवाना है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आ गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको उठाएंगे, तो इसका भी पहले इससे करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसी का अगले से भी करवा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल। तो इस प्रकार से ये जो लक्षण आया ये F1 है, यानी पहली पीढ़ी। F1 मतलब प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। अब पीढ़ी समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे दादा को हम मान लें प्रथम पीढ़ी, या हम अपने आप को प्रथम पीढ़ी मान लें, हम प्रथम पीढ़ी है। तो प्रथम पीढ़ी हम कैसे हुए, यानी कि हमारे जब माता पिता से संकरण हुआ तो उससे हमारी उत्पत्ति हुई, तो हम प्रथम पीढ़ी हुए। अब हमारी जो संतान होंगी वो द्वितीय पीढ़ी होगी, फिर उनकी जो संतान होगी वो तृतीय पीढ़ी होगी, इसी को पीढ़ी कहते हैं। तो पीढ़ी यही होता है कि जब संकरण से संतान उत्पन्न होती है तो उसे पीढ़ी बोलते हैं, पीढ़ी वाइज काम होता है। और संकरण समझ गए, संकरण में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। तो ये जो हमने क्रिया करा है इसमें उत्तर क्या मिला है, यहाँ पे लंबा पौधा था, यहाँ पे लंबा पौधा, उत्तर में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी, पर उत्तर मिला विषम युग्मजी। पर ये भी जानेंगे, यहाँ पर दो शब्द होते हैं, लिख देते हैं, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। ये दो बातें भी जानना जरूरी है, ये शब्द बहुत मिलते हैं। प्रभावी का मतलब जो अपना प्रभाव डाल दे, यानी जो दिखाई पड़े वो प्रभावी, और जो रहकर भी छुपा रहे वो अप्रभावी। तो जैसे कि अब दो लक्षणों के बीच में क्रिया करवाते हैं, उसके बाद एक तीसरा अक्षर दिखता है, जो लक्षण दिखाई पड़ा, जैसे मैं लंबा और बौना से क्रिया करवाया। अब यहाँ पे कैपिटल है स्मॉल है, लेकिन वैल्यू कैपिटल की स्मॉल की वैल्यू नहीं है, तो हम लंबा बोलेंगे। बस ये है कि मिक्स हो गया तो संकर लंबा कहा जाएगा, जिन्हें कहते हैं हाइब्रिड। तो उत्तर में लंबा ही आया, बौना गायब हो गया। इसका मतलब क्या है, लंबा जो लक्षण है वो प्रभावी है और जो बौना है अप्रभावी। ऐसा नहीं बौना खत्म हो गया, प्रथम पीढ़ी में बौना नहीं आया, फिर से क्रिया करवाएंगे द्वितीय पीढ़ी में आ जाएगा, द्वितीय में नहीं आया तृतीय में, पर कहीं ना कहीं बौना जरूर आएगा। तो इसका कहने मतलब ये है कि जो लक्षण जल्दी से अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं, जिनका एक प्रकार से भौकाल टाइप बना होता है, वो होते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण रहकर भी छुपे रहते हैं पर कभी न कभी अस्तित्व में जरूर आते हैं, वो होते हैं अप्रभावी लक्षण। तो ये होते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जिनके बारे में समझ गए होंगे। जो लक्षण छुपे रहते हैं अप्रभावी होते हैं, जो दिखते हैं प्रभावी होते हैं। अब हमने ये बात कर ली, अब हम बात करेंगे पूर्वज संकर परीक्षार्थ संकर, तब हम लक्षण प्रारूप दस प्रारूप पे आएंगे। तो पूर्वज संकर यानी बैक क्लास, तो देखिए पूर्वज संकर और परीक्षार्थ संकर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये जो हमने काम किया इसकी आवश्यकता तो है, यहाँ पे क्योंकि F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब पूर्वज समझते, पूर्वज में क्या होता है, पूर्व संकर क्या है कि संकर की वह प्रक्रिया जिसमें प्रथम पीढ़ी के संतति का संकरण उनसे उनके किसी भी जनक पीढ़ी से करवा दिया था। जिससे जनक पीढ़ी कौन है, ये तो हमारी प्रथम पीढ़ी हो गई, संतान पीढ़ी, ये जनक पीढ़ी, जनक। अब ये जो जनक पीढ़ी है, अब इस जनक पीढ़ी का क्रॉस करवाना है। तो जनक पीढ़ी में जैसे मान लीजिए संतान में चार है, किसी हमने एक उठा ली, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक हो गया संतान पीढ़ी। अब जनक में से चाहे हम इसको उठा लें चाहे इसको, किसी को भी उठा सकते हैं। तो मान से हमने कैपिटल को उठाया, अब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो पहले अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे दोनों कैपिटल है, युग्मक जनन हो गया। अब क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी का कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी कैपिटल टी आंसर आया, फिर कैपिटल टी का फिर कैपिटल टी से कैपिटल टी आंसर आ गया। कि स्मॉल टी का कैपिटल टी से, तो पहले कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी। और रिजल्ट क्या मिला, जो 50% है वो तो पूरी तरह से लंबा है, और जो 50% है वो संकर लंबा है। अभी भी लंबा यानी अभी भी प्रभावी लक्षण दिख रहा है, अप्रभावी छिपा हुआ। तो ये जो काम हुआ इसी को कहते हैं पूर्वज संकरण। संकरण की वह प्रक्रिया
जिसमें संतत पीढ़ी के पौधे का संकरण या संतत पीढ़ी के जीव का संकरण उसके किसी भी पूर्व पीढ़ी से करा सकते हैं, यानी प्रभावी हो या अप्रभावी हो उससे मतलब नहीं, कोई भी हो, बस पिछली पीढ़ी का होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे प्रभावी से करवाया था, आप प्रभावी से भी करवा सकते हैं। तो यदि हम संतत पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी भी पूर्वज पीढ़ी से करवाते हैं तो इसे पूर्वज संकरण कहा जाता है। जिसमें देख रहे हैं ये संतत पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी का लक्षण है और ये पूर्वज पीढ़ी यानी P पीढ़ी का लक्षण, इसको P बोलते हैं। तो पूर्वज पीढ़ी इसमें प्रभावी हमने लिया है, अप्रभावी भी ले सकते हैं। तो अगर हम संतत पीढ़ी का किसी भी पीढ़ी से मतलब कि पूर्वज पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी किसी भी लक्षण से क्रॉस करवाएं तो उसे हम कहते हैं पूर्वज संकरण। तो ये बैक क्रॉस हो गया। लेकिन परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट संकरण क्या ऐसा ही है, उसमें बस इतना सा कंडीशन है कि जैसे यहाँ पे पूर्वज में क्या था कि जो संतत पीढ़ी था इसका पूर्वज में हम प्रभावी अप्रभावी किसी से भी करवा सकते थे, जबकि परीक्षार्थ संकरण में इसमें हम पूर्वज पीढ़ी के समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण से करवाते हैं, यानी प्रभावी से नहीं करवा सकते, जैसे प्रभावी है और वहां पे अप्रभावी से करवाएंगे। उसको देखने को मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मिटा दे रहे हैं। बाकी ये वाला तो रहेगा ही, अब इसी के आगे की बात है। इसमें क्या है कि हमने संतत पीढ़ी ली, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके साथ जो पूर्वज पीढ़ी का समयुग्मजी तो होना ही चाहिए, विषम युग्मजी से यहाँ काम नहीं चलना। तो समयुग्मजी लेना है, समयुग्मजी दोनों है, ये भी समयुग्मजी ही होती है, लेकिन जो अप्रभावी है तो अप्रभावी लक्षण बहुना वाला है तो अप्रभावी को लिया जाए। अब इनके बीच में क्रॉस करना है, पहले युग्मक जनन कराएंगे, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग। अब क्रॉस कराएंगे तो ये जो कैपिटल टी है इसको स्मॉल टी से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट आया, फिर यही कैपिटल टी अगले स्मॉल टी से मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट आ गया। अब स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल टी मिले तो डबल स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी अगले से मिले तो डबल स्मॉल। पिछली बार लक्षण आंसर क्या आया था कि संकर लंबा 50% था और 50% शुद्ध लंबा था। यहाँ पे क्या है 50% तो संकर लंबा है, लेकिन 50% क्या आ गया बौना। तो इस बार 50% लंबा की जगह पे बौना। तो ये हो गया पूर्वज संकर सॉरी परीक्षार्थ संकर मतलब टेस्ट करा। तो संकरण की वह प्रक्रिया जिसमें संतत पीढ़ी के जीव का या पौधे का क्रॉस हम उसके समयुग्मजी अप्रभावी जनक पीढ़ी से करवाते हैं, उसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस ऐसा क्रॉस है, ऐसा संकरण है जिसमें संतत पीढ़ी के पौधे का क्रॉस हम उसके पूर्वज पीढ़ी के समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण से करवाते हैं। तो जब अप्रभावी से करवाए तो क्या हो रहा है टेस्ट क्रॉस हो रहा है, और फिर पूर्वज में क्या है प्रभावी किसी से भी करवा दो वो पूर्व संकर हो। तो दोनों लगभग एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। अब इस प्रकार से जो पीढ़ी आई दूसरी पीढ़ी को बोलेंगे F2 यानी द्वितीय पीढ़ी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी तो ये आ गई थी, ये प्रथम पीढ़ी है और ये द्वितीय पीढ़ी, फिर इनके बीच में क्लास कराएंगे तृतीय पीढ़ी आएगी। तो ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। तो ये पूर्वज संकरण परीक्षार्थ संकरण समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लक्षण प्रारूप और दशा प्रारूप की, जीनोटाइप फिनोटाइप। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में अगर समझना है जब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेकर चलना पड़ेगा। अब टेस्ट क्लास बैक क्लास सिस्टम से जैसे मान लिया हमने इसमें क्या है कि ये जो संकर आए हैं ये तो F1 पीढ़ी है ही, इसमें के जो TT आए यानी कि दोनों अब संतान का संतान से, वहां तो हमने पूर्वज यानी कि इनके माता पिता से करवाया था, अब यहाँ पे संतान का संतान से करवाते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी का इससे होगा, इससे करवाया कैपिटल टी आ गया, फिर कैपिटल टी का अगले से करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया।
अब इसमें देखते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका रिजल्ट कैसा मिला कि जो 25% है वो लंबा है, जबकि यहाँ पे 2 यानी 50% संकर लंबा है, और फिर 25% बौना है, सभी लक्षण आए। तो इस बार का रिजल्ट क्या हुआ कि द्वितीय पीढ़ी जो आई F2 आई, इस F2 में हमें सब कुछ देखने को मिल गया, लंबा, संकर लंबा, बौना, यानी सारे लक्षण, ये प्रभावी, ये प्रभावी, ये अप्रभावी लक्षण, ये तो लक्षण देखने को मिले। अब हमें मेन मैटर है कि लक्षण प्रारूप और दृश्य प्रारूप क्या, ये पढ़ना। तो देखिए जो वंशागति में अगली पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखते हैं, यानी जो लक्षण व्यक्त हो जाते हैं, देख सकते हैं हम, वे लक्षण प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अब पौधा दिख रहा है कि पौधा लंबा है कि बौना है, इसके फूल का रंग कैसा है, इसके फली का रंग कैसा है, और बाकी मतलब जो भी लक्षण हमें आंखें से दिखे, जो दिखता है वो फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया ना कि ये लंबा है, ये संकर लंबा है, ये बौना है, ये जो लक्षण हमने लिखे यही लक्षण है फिनोटाइप, यानी लक्षण प्रारूप। तो वे लक्षण जो आंखों से दिखते हैं, जिनको हम देखकर बता सकते हैं, वे फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। लेकिन दृश्य प्रारूप क्या है? जैसे कि हम ये देखते हैं, हमने बता दिया ये लंबा है, ये संकर लंबा है, बौना, पर किस आधार पर बताया? हमारे पास सबूत क्या है? तो सबूत ये है कि हम जानते हैं कि अगर दोनों कैपिटल टी है तो लंबा होता है, अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो अगर एक भी कैपिटल आ गया तो वैल्यू कैपिटल की होती है, बस स्मॉल मिला है, मिक्स है, इसीलिए संकर लंबा। यहाँ पे दोनों स्मॉल है तो बौना। मतलब हम इन लक्षणों को, इन युग्मजों की जोड़ी को देखकर बता रहे हैं, तो जिनको देखकर बता रहे हैं वो होते हैं दृश्य प्रारूप। यानी कि लक्षण प्रारूप क्या है? जो लक्षण हमें अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं वो लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। लेकिन लक्षण प्रारूप जिनके कारण दिखता है या जिनकी सहायता से हम लक्षण प्रारूप को देख पाते हैं वो होते हैं दृश्य प्रारूप या जीनोटाइप। जैसा कि ये टीटी, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप। अब इनको दिखाएंगे कैसे? हमको दिखाने का तरीका भी पूर्ण देखिए। जैसे कि हम इनका लक्षण प्रारूप निकालें, दृश्य प्रारूप कैसे निकालें? जैसे कि ये टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है। तो इन लक्षणों को दिखाने का जो तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा? तो जैसे कैपिटल टी कितनी बार है? एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार हो गया? 2 बार हो। फिर स्मॉल टी हो गया एक बार। ये तो ऐसे दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? ये है जीनोटाइप। क्योंकि कैपिटल टी एक ही बार है, ऐसा 2 बार है, तो एक तरह से हो गया। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, तो 2 बार। फिर स्मॉल टी एक बार, ये हो गया जीनोटाइप। अगर फिनोटाइप निकालना था, फिनोटाइप मतलब से संकर हो कुछ भी लंबा लंबा माना जाता है। तो यहाँ पे एक लंबा ये हो गया और 2 लंबा ये मिला के 3 लंबा, तो 3 लंबे हो गए। अब होना कितना है? 1। तो ये है फिनोटाइप। तो जो आंखों से दिख रहा है, आंखों से ये दिख रहा है कि जो 4 है, 4 में से 3 लंबे हैं, तो 3 लंबे हो गए, एक बौना है तो एक बौना, ये फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप में एग्जैक्ट हम ये देखते हैं कि हमें अक्षर किस प्रकार से दिख रहे हैं। अक्षर जो दिख रहे हैं, यानी कि जो जोड़ा है कैपिटल टी का एक ही बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी का 2 बार है, स्मॉल टी का 1 बार। तो फिनोटाइप जो लक्षण दिख रहे हैं, जीनोटाइप, ये जो जीनोटाइप है मतलब ये फिनोटाइप है, इन्हीं जीनोटाइप की सहायता से हमने बताया। तो ये हो गया जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो ये सब कुछ शब्द हैं जो आनुवंशिकता में प्रयुक्त होते हैं। डीएनए हमने बात, पहले गुणसूत्र की बात कर ली कि केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र होते हैं। डीएनए की बात की, गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। जीन की बात की गई कि डीएनए पर जीन होते हैं। एलील की बात की कि जीन में एलील होते हैं। फिर लक्षण प्रारूप, जो लक्षण हमको दिखते हैं। दृश्य प्रारूप, लक्षण प्रारूप जिसकी वजह से दिखते हैं वो होते हैं दृश्य प्रारूप। समयुग्मजी, एक जैसे युग्मक। विषम युग्मजी, अलग अलग युग्मक। संकरण, 2 युग्मकों के बीच में क्रॉस, संकरण हुआ। पूर्वज संकरण, अगर संतति पीढ़ी का उसके किसी भी पूर्वज पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से क्रॉस करवा दें तो बैक क्रॉस।
टेस्ट क्रॉस अगर संतति पीढ़ी का उसके अप्रभावी संयुग्मजी पीढ़ी से क्रॉस करवाएं तो परीक्षार्थ या टेस्ट संकर। पीढ़ियाँ जानते हैं, जैसे कि हम माता पिता हैं, हम पी पीढ़ी हैं, यानी मुख्य पीढ़ी है, हमारे बच्चे होंगे प्रथम पीढ़ी, फिर उनके बच्चे होंगे द्वितीय पीढ़ी। प्रभावी लक्षण जो दिखते हैं, अप्रभावी लक्षण जो छुपे होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डीएनए आरएनए की बात की थी। इस वीडियो में हमने आनुवंशिकता में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों की यानी शब्दावली के बारे में बात किया है, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे तो ये शब्द मिलते रहेंगे। अब इनके बारे में अगर हम जानेंगे नहीं तो फिर आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो से हम सही आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।